Hello viewers and my dear student. I hope you all are fine. I am अंतिमा यादव फ्रॉम RGCSK. आज का हमारा टॉपिक है एंटीकोगुलेशन. इस सेशन में हम बात करेंगे एंटीकोगुलेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है एंड कॉम्प्लिकेशन क्या होता है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल rgcsk.edu को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें. तो हम बात करेंगे हिपैरिन के बारे में. हिपैरिन क्या होता है? हिपैरिन इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, strongly acidic anionic and has very high sulfuric acid content. The molecular weight ranges from 6000 to 25,000 Dalton. तो हिपैरिन क्या है? हिपैरिन एक कॉम्प्लेक्स होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें क्या होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड. ये कौन से नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है. स्ट्रांगली एसिडिक नेचर, एनियोनिक एंड हैज वेरी हाई सल्फ्यूरिक एसिड कंटेंट. इसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. द मॉलिक्यूलर वेट वाज रेंजेस फ्रॉम, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 6000 से 25,000 डेल्टन होता है. हिपैरिन इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्राइमिंग ऑफ द ब्लड ट्यूबिंग एंड आर्टिफिशियल बिफोर डायलिसिस. All side tubing in the blood lines must be rinsed with heparinized saline. तो हिपैरिन का यूज हम कब करते हैं? जैसे जो पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी खराब जाती है, उनको डायलिसिस करवाने की जरूरत पड़ती है, तो ड्यूरिंग डायलिसिस हम हिपैरिन का यूज करते हैं. तो हम हिपैरिन का यूज कब करेंगे? जब डायलिसिस हम करवाते हैं. तो डायलिसिस करवाने से पहले हमें डायलाइजर एंड ब्लड सर्किट की प्राइमिंग करना होता है. प्राइमिंग क्या होता है? हम ब्लड सर्किट को हम क्लीन करते हैं NS से. अगर हम जो है हिपैरिन का यूज करेंगे तो अगर उसमें मान लो कोई ब्लड ट्रैप्ड है या कुछ ऐसे चीजें हैं तो हम वहां से इजीली निकाल सकते हैं. तो ड्यूरिंग प्राइमिंग हम हिपैरिन का यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे. द पेशेंट इज गिवन अ लोडिंग डोज ऑफ हिपैरिन एंड कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन ऑफ हिपैरिन एडमिनिस्टर्ड थ्रू द हिपैरिन पंप इनबिल्ट इन द डायलिसिस मशीन. हम हिपैरिन का यूज कैसे करते हैं पेशेंट में? तो हम पहले हम बोलस डोज देते हैं, फिर हम इन्फ्यूजन डोज देते हैं. ओके, इट इज पॉसिबल टू मॉडल अ हिपैरिन डोज फॉर इंडिविजुअल पेशेंट. द टेक्निक्स ऑफ हिपैरिन एडमिनिस्ट्रेशन may also be by bolus loading dose followed by intermittent loading dose of continuous infusion. जो हिपैरिन का हम इन्फ्यूजन करते हैं, हम मशीन के थ्रू हम देते हैं. वहां पे मशीन का हिपैरिन पंप होती है, वहां पे हम सेट कर देते हैं और हम हिपैरिन का इन्फ्यूजन कर देते हैं. और जो हिपैरिन होता है हम अलग अलग डोज हम अलग अलग पेशेंट के हिसाब से हम देते हैं, जैसे जिसकी रिक्वायर होती है. ओके, नेक्स्ट है हिपैरिन इज अवेलेबल एज 5 ml vials containing 5000 IU per ml. जो हिपैरिन होता है वो 5 ml की वायल्स होती है, उसमें 5000 IU पर हिपैरिन होता है, ml हिपैरिन होता है. ब्रैकेट में लिखा है 225 IU पर वायल्स. इसमें जो है 25,000 IU पर वायल्स होता है पर वायल्स में. एंड इज कॉमनली यूज्ड इन डायलिसिस रूम, जो कि ये हमारे कॉमनली डायलिसिस रूम में यूज किया जाता है. ओके, द बोलस लोडिंग डोज इज 35 to 55 यूनिट्स पर केजी फॉलोड बाय 10 to 20 IU पर केजी बोलस एवरी आवर्स. जो हम हिपैरिन का यूज करते हैं इनिशियल में, हम स्टार्टिंग बोलस डोज हम कितना देते हैं? 35 to 55 यूनिट्स पर केजी, मतलब जो पेशेंट का वेट होता है उसके हिसाब से हम देते हैं. एंड 10 to 20 IU पर केजी एवरी आवर्स. हम जो इन्फ्यूजन डोज उसको हम बोलते हैं 4 घंटे, इसको हम देते हैं उसको, जिसको हम इन्फ्यूजन डोज या इंटरमिटेंट डोज बोलते हैं. ओके, हाफ लाइन ऑफ हिपैरिन इज अबाउट 1 आवर्स. जो हिपैरिन का हाफ लाइन होता है वो 1 आवर्स होता है. इसका जो इफेक्ट 1 आवर्स तक होता है. ओके, द हिपैरिन एडमिनिस्ट्रेशन इज डिसकंटिन्यू 30 मिनट. जो इसका हिपैरिन का मतलब जो हम इन्फ्यूजन कर रहे हैं डायलिसिस कंप्लीट होने से पहले हम 3 आवर्स मतलब कि मिनट्स पहले हम इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं. और जस्ट बिफोर क्लोजिंग डायलिसिस इफ द पेशेंट इज ऑन अ वेनस कैथेटर एंड 60 मिनट इफ डायलिसिस इज थ्रू AB फिस्टुला. और हम जस्ट बिफोर भी हम जो है जैसे डायलिसिस कंप्लीट होती है तो उसके बाद भी हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं अगर डायलिसिस वेनस कैथेटर से हो रहा है. अगर
डायलिसिस एबी फिस्टुला से हो रहा है तो हम इसको 60 मिनट पहले हम इसको जो है डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोजेज, मतलब हम किस तरीके से हम हिपैरिन का इन्फ्यूजन करेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है। पहले हम डोजेज के बारे में जान लेते हैं। बोलस लोडिंग डोज मैंने अभी आपको पहले बताया था प्रीवियस मैंने स्लाइड में। तो बोलस लोडिंग डोज क्या होता है, 35 टू 55 यूनिट्स पर केजी होता है। उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है बोलस डोज हम कैसे देते हैं, तो इसका फॉर्मूला है बोलस डोज इक्वल टू बॉडी वेट ब्रैकेट में है 35 टू 55 यूनिट्स एंड मेंटेनेंस डोज कितना है, जिसको हम इन्फ्यूजन डोज भी बोलते हैं, 10 टू 20 IU पर केजी होता है। ओके, इसका फॉर्मूला होता है इन्फ्यूजन डोज इक्वल टू बॉडी वेट ब्रैकेट में है 10 टू 20 यूनिट्स। ओके, और 100 IU पर केजी इंक्लूडिंग बोलस एंड इन्फ्यूजन रेट। ये जो 100 IU पर केजी है हिपैरिन का स्टैंडर्ड डोज होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, बोलस एंड इन्फ्यूजन डोज इंक्लूड रहता है। ओके, suppose a patient weight is 60 kg assuming bolus dose is 50 IU and infusion dose is 10 IU then dose will be followed। मतलब सपोज करो अगर पेशेंट का वेट 60 kg है और हम जो है बोलस डोज हम कितना दे रहे हैं, 50 IU दे रहे हैं, और जो इन्फ्यूजन डोज होता है अगर हम 10 IU दे रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है हम कैसे निकालेंगे, जैसे बोलस डोज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बोलस डोज इक्वल टू बॉडी वेट इनटू ब्रैकेट में 35 टू 55 यूनिट। तो मैंने पेशेंट का जो वेट मैंने कितना लिया था जो है 60 kg, तो इसका फॉर्मूला है जैसे बोलस डोज इक्वल टू बॉडी वेट इनटू, मैंने बोलस डोज कितना लिया था 15 लिया था, आप 50 लिया था आप प्रीवियस स्लाइड में, एंड बोलस डोज इक्वल टू इसको हम इनटू करेंगे तो कितना आएगा 300 IU बोलस डोज हम पेशेंट को देते हैं। उसके बाद हम ऐसे इन्फ्यूजन डोज भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इन्फ्यूजन डोज इक्वल टू बॉडी वेट इनटू ब्रैकेट में 10 टू 20 यूनिट्स। ओके, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि हमने इन्फ्यूजन डोज कितना लिया था, 10 लिया था। ओके, तो हम इसका मतलब फॉर्मूला रखेंगे, अपनी वैल्यू रखेंगे, पेशेंट इन्फ्यूजन डोज इक्वल टू पेशेंट का जो वेट था 60 kg, उसके बाद 10 मैंने इन्फ्यूजन डोज लिया था और कितना आएगा 600 IU पर केजी हम पेशेंट को जो है इन्फ्यूजन डोज पर आवर्स देते हैं। ओके, आई होप आपको ये डोजेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीकोगुलेशन क्या होता है। एंटीकोगुलेशन आर कॉमनली नोन एज ब्लड थिनर्स बिकॉज दे हेल्प टू प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग क्विकली और एज इफेक्टिवली नॉर्मल। जो एंटीकोगुलेशन होता है इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज ब्लड थिनर, क्योंकि ये ब्लड को थिन करता है। थिनर मतलब थिन करना। ओके, दे हेल्प टू, ये किसमें जो है हेल्प करता है, प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम द क्लॉटिंग क्विकली, मतलब जो ब्लड होता है उसको क्लॉट होने से बचाता है। ओके, नेक्स्ट है एंटीकोगुलेंट आर केमिकल सब्सटेंस दैट प्रिवेंट और रिड्यूस कोगुलेशन और blood and prolonging the clotting time. Treatment with anticoagulation drugs reduce the risk of formation of blood clotting. जो एंटीकोगुलेशन है ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो क्लॉट होता है उसको प्रिवेंट करता है। ओके, इसका जो टाइम होता है बढ़ा देता है, क्लॉटिंग टाइम जो है बढ़ा देता है। ओके, ये कब देते हैं, जब डायलिसिस हम करते हैं उस दौरान हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, जो ब्लड का फॉर्मेशन है जो क्लॉट होने जा रहा है उसको जो है रोक सकता है, उसका जो टाइम है इंक्रीज कर सकता है। रूटीन हेमोडायलिसिस रिक्वायर्स एंटीकोगुलेशन लाइक हिपैरिन व्हिच प्रिवेंट्स क्लॉटिंग इन द एक्स्ट्रा कार्पोरेट सर्किट। जब हम डायलिसिस करते हैं, रेगुलर डायलिसिस, हम हीमोडायलिसिस का यूज कर रहे हैं, तो उसके दौरान हमें एंटीकोगुलेशन का जो है यूज होता है जिसको हम हिपैरिन बोलते हैं। ड्यूरिंग डायलिसिस हम इसका यूज करते हैं अगर हमें डायलिसिस करनी है। तो ये क्या करता है, जो डायलाइजर होता है, ब्लड सर्किट होता है, उसमें ब्लड क्लॉट होने से बचाता है, ताकि उस ब्लड सर्किट या डायलाइजर में ब्लड का क्लॉट ना हो पाए। इसलिए हम क्या देते हैं, एंटीकोगुलेशन देते हैं जिसका नाम है हिपैरिन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीकोगुलेशन। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन एंड अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन इज यूज्ड एज एंटीकोगुलेशन ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस थेरेपी। अब ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस थेरेपी क्या क्या किन किन चीजों का हम यूज करते हैं एंटीकोगुलेशन का, दो टाइप्स के हैं, कौन कौन से, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन एंड अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन। ये एंटीकोगुलेशन है जो कि हम ड्यूरिंग डायलिसिस हम इसका यूज करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेशन, मतलब जो एंटीकोगुलेशन होता है वो कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेशन मेडिकेशन। जो मेन जो है थ्री टाइप्स के एंटीकोगुलेशन होता है। फर्स्ट है विटामिन के एंटागोनिस्ट एंड डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेशन एंड लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू एंटीकोगुलेशन वर्क, मतलब जो ये एंटीकोगुलेशन है हिपैरिन है, ये कैसे वर्क करता है। एंटीकोगुलेशन आर अ सबस्टेंस दैट प्रिवेंट्स कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये जो एंटीकोगुलेशन है ऐसे सबस्टेंस है जो क्लॉटिंग होने से ब्लड को बचाता है। ओके, दे आर इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के इन द लीवर, दिस इंक्रीज द क्लॉटिंग टाइम ऑफ ब्लड टेक्स अ क्लॉट। ये क्या करता है, जो हमारे लीवर में मतलब इसका विटामिन के का प्रोडक्शन होता है उसको इनहिबिट कर देता है। इसके इनहिबिट करने के बाद क्या होता है कि दिस इंक्रीज द क्लॉटिंग टाइम ऑफ द ब्लड क्लॉट, मतलब जो ब्लड का क्लॉटिंग हो रहा है उसको टाइम को इंक्रीज कर देता है। मेनली इसमें वारफेरिन काम करता है। दे आर समटाइम्स दे आर कॉल्ड ब्लड थिनर, इसको हम क्या बोलते हैं नेक्स्ट टाइम, ब्लड थिनर भी इसको हम बोल सकते हैं। बट दे डू नॉट एक्चुअली थिन द ब्लड, ये जो है ब्लड को थिन नहीं करता है। दिस टाइप ऑफ मेडिसिन और एंटीकोगुलेशन विल नॉट डिसॉल्व क्लॉट्स दैट ऑलरेडी हैव फॉर्मड और थॉट इट विल स्टॉप एंड एग्जिटिंग क्लॉट फ्रॉम गेटिंग लॉन्गर। ये जो हिपैरिन होता है अगर पहले से ब्लड क्लॉट हो रखा है तो उसका जो है ठीक नहीं कर सकता, उसको जो है क्लॉट को नहीं हटा देता। हाँ, इसको क्लॉट होने से पहले उसको प्रिवेंट कर सकता है, उसको थिनर कर सकता है। अगर ऑलरेडी क्लॉट बन गया है ब्लड का तो उसको जो है डिसॉल्व नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट है हिपैरिन एंड एनोक्सापैरिन are the two main type anticoagulation drugs used during hemodialysis treatment. They are used to preventing blood from clotting when it is filtered through an artificial kidney for the management of kidney failure during hemodialysis treatment. जो हिपैरिन होता है टू टाइप्स के होते हैं, हिपैरिन एंड एनोक्सापैरिन। एनोक्सापैरिन क्या होता है, ये लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन होता है। ये जो है मेन दो टाइप्स की जो मेडिसिन होती हैं जो कि हम डायलिसिस यूनिट में यूज करते हैं। ओके, ड्यूरिंग डायलिसिस हम डायलिसिस करते हैं तो ब्लड सर्किट होता है, डायलाइजर होता है, जो कि ब्लड सर्किट एंड डायलाइजर में ब्लड जाता है पेशेंट की बॉडी से। और जब पेशेंट की बॉडी से ब्लड जाता है ब्लड एंड ब्लड सर्किट में तो ब्लड क्लॉट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम ड्यूरिंग डायलिसिस हिपैरिन का यूज करते हैं ताकि ड्यूरिंग डायलिसिस ब्लड सर्किट या डायलाइजर में ब्लड का क्लॉट ना हो सके। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट बिटवीन एनोक्सापैरिन एंड हिपैरिन। इसमें क्या है कि दो टाइप्स की मेडिसिन है यहाँ पे, हिपैरिन एंड एनोक्सापैरिन। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इसको अलग अलग मैनर से हम यूज करते हैं। तो दे आर बोथ एंटीकोगुलेशन। Heparin is called standard heparin and is given as an infusion over 3 to 4 hours during hemodialysis treatment. ये जो दोनों हैं दोनों ही एंटीकोगुलेशन है और हिपैरिन को हम स्टैंडर्ड मतलब इसका नेम है एंड इज गिवन अ इन्फ्यूजन ओवर द 3 to 4 hours ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। जो हिपैरिन होता है हम ड्यूरिंग डायलिसिस देते हैं। डायलिसिस जो है 4 घंटे की होती है, 3 से 4 घंटे की, और ड्यूरिंग डायलिसिस हम इसका यूज करते हैं। ओके, एनोक्सापैरिन इज लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन एंड मेड फ्रॉम हिपैरिन बट यूज्ड डिफरेंट मैनर टू हिपैरिन। जो एनोक्सापैरिन होता है ये लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन होता है, ये किससे बना होता है, हिपैरिन से ही बना होता है, बट जो इसका यूज करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट मैनर में यूज करते हैं। ओके, इट इज गिवन one injection into the arterial port of dialysis blood lines at the beginning of the dialysis which work much longer in the body during dialysis। अभी जैसे मैंने आपको बताया था जो हिपैरिन का लाइफ लाइन होती है, लाइफ हाल्फ टाइम होती है, कितना होता है, 1 घंटे होता है, ठीक है, 60 मिनट होता है। बट जो इसका एनोक्सापैरिन का जो मतलब लाइफ होती है हाल्फ लाइन हाफ टाइम वो कितना होता है, 4 से 5 घंटे तक होता है। तो इसलिए हम इसको सिंगल यूज करते हैं। जब डायलिसिस स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्टिंग में दे देते हैं ब्लू रेड पोर्ट से जो ब्लड सर्किट में होता है, तब जो है इसका जो इफेक्ट होता है काफी लंबे समय तक होता है। ओके, एनोक्सापैरिन एंड हिपैरिन आर डिराइव्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ पिग। जो एनोक्सापैरिन है और हिपैरिन कहाँ से डिराइव्ड है, पिग से। पिग जो इंटेस्टाइन होता है पिग के वहां से डिराइव्ड है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे
कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ हिपैरिन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब हम किन किन कंडीशन में हम हिपैरिन का यूज नहीं कर सकते हैं, हिपैरिन फ्री डायलिसिस हमें करना पड़ता है। ओके, जैसे कि एक्टिव ब्लीडिंग, जो लोग मतलब जिसको हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है उसमें हम कर सकते हैं, करते हैं। एंड सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो अगर प्लेटलेट्स क्या होता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है। जब पेशेंट की बॉडी में प्लेटलेट्स की मात्रा कम होती है तो ब्लीडिंग के ज्यादा रिस्क होते हैं। अगर ऐसे पेशेंट, ऐसे डायलिसिस पेशेंट जिनके बॉडी में प्लेटलेट्स की मात्रा कम है, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है, उन पेशेंट में हम हिपैरिन फ्री डायलिसिस करेंगे। अगर हिपैरिन फ्री डायलिसिस नहीं करेंगे तो ऑलरेडी वो ब्लड थिन है, हिपैरिन देने के बाद और ही थिनर हो जाएगा और पेशेंट की जान जा सकती है ब्लड लॉस होने की वजह से। ओके, तो इस कंडीशन में हम जो है कॉन्ट्रा मतलब हिपैरिन फ्री डायलिसिस करते हैं। ओके, नेक्स्ट है अननोन हाइपर सेंसिटिविटी टू हिपैरिन। मतलब अगर हिपैरिन से किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब हिपैरिन से एलर्जी है, तो उस कंडीशन में हम जो है हिपैरिन फ्री डायलिसिस करते हैं। नेक्स्ट है रिसेंट सर्जरी और ट्रामा। अगर किसी को रिसेंट सर्जरी हुई है, कार्डियक सर्जरी हो गई या कोई भी सर्जरी हो गई, तो उस कंडीशन में हम हिपैरिन फ्री डायलिसिस करते हैं। या ट्रॉमा हुआ है उस कंडीशन में भी हम हिपैरिन फ्री डायलिसिस का यूज करते हैं पेशेंट में। ओके, नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। ऐसे पेशेंट जिसको जीआई ब्लीडिंग हो रही है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हम हिपैरिन फ्री का यूज करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो पेशेंट की जो है हाई मतलब ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्राक्रैनियल हेमरेज। अगर इंटरक्रैनियल हेमरेज हुआ है, हेमरेज क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। अगर ऐसे पेशेंट जिनको जो है इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है ऑलरेडी, अगर हम हिपैरिन का यूज करेंगे तो और ही ज्यादा ब्लीडिंग होगी, तो इस कंडीशन में भी हम हिपैरिन का यूज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। ओके, नेक्स्ट है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे हिपैरिन एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या है कि हिपैरिन से एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, मतलब इसके डिसएडवांटेज भी हैं हिपैरिन का। अगर इसके एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि क्या है, ब्लीडिंग। अगर हिपैरिन हम सही डोज में नहीं दिया है, ठीक है, तो ज्यादा हाई डोज में हो गया, या ऐसी कंडीशन जैसे हमें हिपैरिन नहीं देना था, जैसे पहले पेशेंट को कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया या रिसेंट सर्जरी हुई है, अगर हम इन सब चीजों का ध्यान ना देकर हम हिपैरिन डायलिसिस कर देंगे तो पेशेंट को ब्लीडिंग होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। अगर हम लंबे समय तक हिपैरिन का यूज कर रहे हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। ये ऐसी बोन डिजीज होती है, ठीक है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है एलोपेसिया। अगर लंबे समय तक हम हिपैरिन का यूज करते हैं तो एलोपेसिया भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट के बाल हेयर फॉल होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रूराइटस। इसका भी डिसएडवांटेज है, कॉम्प्लिकेशन होता है कि प्रूराइटस मतलब इससे ईचिंग भी हो सकती है पेशेंट को। ओके, नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया। हिपैरिन कंटिन्यूअस यूज करने से पेशेंट को हाइपरकैलेमिया भी हो सकता है। हाइपरकैलेमिया क्या होता है, पोटेशियम लेवल जब पेशेंट की बॉडी में बढ़ जाता है ब्लड में, उसको हम हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है डिसलिपिडीमिया। ओके, तो ये सारी चीजें जो है हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हिपैरिन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटामीन सल्फेट के बारे में। प्रोटामीन सल्फेट क्या होता है, तो प्रोटामीन सल्फेट है, प्रोटामीन सल्फेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हिपैरिन ओवरडोज। ये जो प्रोटामीन सल्फेट होता है, ये क्या होता है, ये हिपैरिन का एंटीडोट होता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन जब आप मान लो आप डायलिसिस कर रहे हो, हिपैरिन का ज्यादा डोज हो गया, या आप ऐसी कोई सर्जरी कर रहे हो गलती से हिपैरिन का ज्यादा यूज हो गया है, ओवरडोज हो गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन रहता है प्रोटामीन सल्फेट। ये क्या करता है, एंटीडोट होता है हिपैरिन का। ओके, तो हम उस टाइम जो है प्रोटामीन सल्फेट का यूज कर सकते हैं ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। ओके, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन इन नेचर। ये कौन से नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, और हिपैरिन किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन जो प्रोटामीन सल्फेट होता है इसका नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। ओके, नेक्स्ट है हाउ प्रोटामीन सल्फेट वर्क। ये जो प्रोटामीन सल्फेट होता है इसका मतलब ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रोटामीन सल्फेट इज यूज्ड टू counteract the anticoagulation effect of heparin and is used to stop bleeding in patient caused by heparin। ये जो प्रोटामीन सल्फेट होता है इसका हम यूज कब करते हैं, जब एंटीकोगुलेशन का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, मतलब उसका जो है काउंटरैक्ट करने के लिए। ठीक है,
कब करते हैं हम, जब हम मान लो डायलिसिस कर रहे हैं या रिसेंट सर्जरी हुई है, जब इसकी जो है मात्रा ज्यादा हो गई है तो हम इसका यूज करते हैं ताकि जो है ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। ओके, अगर ब्लीडिंग किसकी वजह से हुई है, हिपैरिन ओवरडोज की वजह से हुई है, तो हम इसका किसका यूज करेंगे, प्रोटामीन सल्फेट का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, द यूजुअल एडल्ट डोज फॉर हिपैरिन इज 1 mg ऑफ प्रोटामीन सल्फेट एज पर 100 यूनिट्स ऑफ हिपैरिन। अगर एडल्ट में अगर हिपैरिन का जो है मतलब 100 यूनिट्स को न्यूट्रलाइज करना है तो हम कितना प्रोटामीन सल्फेट का यूज करेंगे, 1 mg प्रोटामीन सल्फेट का हम यूज करते हैं। कितना न्यूट्रलाइज करने के लिए हिपैरिन डोज का, 100 यूनिट्स हिपैरिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कितना यूज करते हैं, 1 mg प्रोटामीन सल्फेट का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्रोटामीन सल्फेट वर्क्स बाय बाइंडिंग टू हिपैरिन मॉलिक्यूल्स एंड न्यूट्रलाइजिंग दियर एंटीकोगुलेशन इफेक्ट। ये जो प्रोटामीन सल्फेट होता है ये बाइंड हो जाता है किसके साथ, हिपैरिन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाता है। उसके बाद जो एंटीकोगुलेशन का जो इफेक्ट है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, लैग कर देता है, कम कर देता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिकेशन ऑफ प्रोटामीन सल्फेट, मतलब हम किन किन कंडीशन में हम प्रोटामीन सल्फेट का यूज करते हैं, इसका इंडिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहला है इन केस ऑफ हिपैरिन ओवरडोज, ऐसी कंडीशन ऐसी सिचुएशन जब हिपैरिन का ओवरडोज हो जाता है तब हम प्रोटामीन सल्फेट का यूज करते हैं। मान लो हम डायलिसिस कर रहे हैं, ड्यूरिंग डायलिसिस गलती से भी प्रोटामीन हिपैरिन का डोज ओवरडोज हो गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम प्रोटामीन सल्फेट का हम यूज कर सकते हैं। या रिसेंट सर्जरी हुई है या सर्जरी होते टाइम गलती से भी मतलब हिपैरिन का यूज ज्यादा हो गया है, या वैसे भी अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हम प्रोटामीन सल्फेट का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बिफोर सर्जरी और अदर प्रोसीजर वेयर एक्सेसिव ब्लीडिंग इज अ रिस्क। अभी जैसे मैंने आपको बताया बिफोर सर्जरी मतलब बिफोर सर्जरी पहले भी हम यूज कर सकते हैं, या अदर प्रोसीजर वेयर एक्सेसिव ब्लीडिंग इज अ रिस्क, मतलब अगर आपको ऐसे प्रोसीजर करने जा रहे हो और वो जरूरी भी है आपको, लेकिन वो प्रोसीजर सर्जरी करना है, अगर आपको रिस्क है कि हाँ ब्लीडिंग हो सकती है तो उस कंडीशन में हम प्रोटामीन सल्फेट का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस व्हेन हेपेरिन वाज यूज्ड टू प्रिवेंट क्लॉटिंग इन द डायलाइजर। ड्यूरिंग डायलिसिस हम हिपैरिन का यूज करते हैं ताकि जो हमारा ब्लड सर्किट है, डायलाइजर है, वहां पे ब्लड क्लॉट ना हो सके, इसलिए हम ड्यूरिंग डायलिसिस ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए प्रोटामीन मतलब प्रोटामीन सल्फेट का यूज कर सकते हैं अगर हिपैरिन ज्यादा हो गई है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मतलब ये कैसे वर्क करता है। ऑल थॉट प्रोटामीन इज अ पोटेंट एंटीडोट ऑफ हिपैरिन फॉर हिपैरिन, इट्स प्रीशियस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज अननोन। जो प्रोटामीन सल्फेट होता है वो एंटीडोट होता है हिपैरिन का, बट जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अननोन है, मतलब इसका कुछ पता नहीं है कि हाँ कैसे वर्क करता है। ठीक है, हाउएवर when the stroglic basic protamine combines with the stroglic acid heparin a stable salt is formed। जब जो है स्ट्रोंगलिक बेसिक ये कौन से नेचर का होता है, बेसिक जो मतलब एल्कलाइन नेचर का होता है, जब ये हिपैरिन के साथ कंबाइंड होता है, हिपैरिन एसिडिक नेचर का होता है, तो ये क्या करता है, सॉल्ट बना देता है, मतलब कि क्लॉट मतलब स्टेबल सॉल्ट इज फॉर्मेड। ठीक है, तो ये जो है इसका जो न्यूट्रलाइज कर देता है एंटीकोगुलेशन को इफेक्ट को, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देता है। कुछ लेकिन इन एंटीकोगुलेशन प्रॉपर्टी, ये क्या करता है, जो एंटीकोगुलेशन की प्रॉपर्टी उसको क्या करता है, कम कर देता है। ओके, डोज, हमें इसका डोज क्या होता है, हम इसका कैसे देते हैं, द डोज इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट एंड टाइप ऑफ हिपैरिन टू बी न्यूट्रलाइज्ड, its routes of administration and the time elapsed since it was last given। इसका डोज होता है डिपेंड करता है किस टाइप्स की हिपैरिन है, कितना टाइम हुआ है और किस रूट से दिया गया है और कितना समय हो गया है देने में। ठीक है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो 1 to 1.5 mg पर 100 to 120 यूनिट्स ऑफ हिपैरिन एडमिनिस्टर्ड विद इन लास्ट 20 मिनट। अगर आपने डायलिसिस स्टार्ट कर दिया है, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, तो 30 मिनट हो गया है, तो हम 100 to 120 हिपैरिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कितना प्रोटामीन सल्फेट का यूज करते हैं, 1 to 1.5 mg
प्रोटामीन सल्फेट का हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोटामीन सल्फेट शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय स्लोली आईवी इंजेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 10 मिनट। जो प्रोटामीन सल्फेट होता है इसको हम कैसे देते हैं, स्लोली, बहुत स्लोली देते हैं, 10 मिनट्स के अंदर देते हैं। ओके, आईवी इन्फ्यूजन से देते हैं, ठीक है, इंट्रावेनस। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज। मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज क्या होता है, 50 mg इन एनी 10 मिनट पीरियड। ओके, if you understood my video, please like, share and subscribe my channel RGCS Kidad Idio को। Thank you.